हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? तो स्टूडेंट, आई होप दैट यू ऑल आर वेरी वेल और अपने घर में सब मज़े कर रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग मैं देख पा रहा हूँ, रेगुलर होमवर्क सेंड कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर मुझसे डाउट पूछ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही अच्छी बात है बेटा, और ऐसा ही आप करते रहें। बहुत जल्द जो ये लॉकडाउन है ये ख़त्म होगा और अपने स्कूल्स जो हैं वो रीओपन होंगे और अपन नॉर्मल पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है ना, जल्दी हम दोनों का ही आपस में इंटरेक्शन होने वाला है और हम बहुत जल्दी नॉर्मल स्टडीज़ कर पाएंगे। ये जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, अभी तक मैं आपको बता दूं, आप लगातार मेरे पास क्वेरी आ रही है स्कूल रीओपन को लेकर। तो बेटा मेरे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे पास ही क्या, किसी के पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि सीबीएसई से कोई गाइडलाइन नहीं आई है इस चीज़ के रिगार्डिंग। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि जैसे ही गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन ख़त्म करेगी तो हम लोग कुछ टाइम पीरियड देंगे स्कूल्स को रीओपन होने के लिए। मतलब जब गवर्नमेंट ये, जैसे लेट्स से कि 3 तारीख को अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो गवर्नमेंट स्कूल को इसके थोड़े दिन बाद ही रीस्टार्ट करेगी। ये तो नोटिफिकेशन आया हुआ है सीबीएसई का। ठीक है, बट जब भी हो जल्दी हो, ऐसे ही आशा हम लोग कर रहे हैं। और बिल्कुल भी हम लोगों ने आपकी स्टडीज को हैम्पर होने नहीं दिया है। और मेरी कोशिश तो हमेशा यही होती है कि मेरा स्टूडेंट मेरे सब्जेक्ट में कभी भी मतलब बिल्कुल भी पैनिक या परेशानी बिल्कुल भी ना झेले कि कहीं उसे डिफिकल्टी आ रही हो। ठीक है ना, जो स्टूडेंट जिनके लिए ये चीज़ें नई हैं, ठीक है, वो बेटा बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपको किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझ तक आओ, मेरे से अपनी बात शेयर करो, प्रॉब्लम शेयर करो, डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व द इशू। ठीक है, तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपको याद हो तो मैंने चैप्टर सेकंड के अंदर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सिखाया था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सिखाया था कि नहीं? उससे ही जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो स्टूडेंट आज हम समझेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। ठीक है, क्या इसके एलिमेंट्स हैं, मतलब पार्ट्स हैं, मतलब ठीक है कंपोनेंट्स हैं, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना, तो ये चीजें हम समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन काफी लेंथी चैप्टर है, तो होपफुली आज इसका सेकंड लास्ट लेक्चर है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को, और नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे हम लोग। ठीक है ना, और मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट हम जल्दी ही अनाउंस कर देंगे, जो भी आपका इस बार का यूटी का रिजल्ट रहा। ठीक है, किसी को उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो जल्दी एक सेशन भी रखेंगे हम लोग। और स्टूडेंट अभी आप अपनी फेयर नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए, डेट डाल लीजिए, टॉपिक का नाम डाल लीजिए, और हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आज की डेट डाल लीजिए। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, और स्टूडेंट आज जो टॉपिक है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, अथॉरिटी की स्पेलिंग एक बार थोड़ी क्लियरली मैं लिख दूं तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कुछ हद तक सिमिलर है डिसेंट्रलाइजेशन के। डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक आपने एक पढ़ा था ना, किसमें? प्रिंसिपल्स में, फाइल के प्रिंसिपल्स में पढ़ा होगा। ठीक है, फाइल के प्रिंसिपल्स में था एक सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एक प्रिंसिपल था, तो उसके अंदर आपने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा होगा। तो ये कुछ हद तक इससे मिलता जुलता है और कुछ हद तक दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं आमतौर पर इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन सा डेलीगेशन है, कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है ना, इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्टूडेंट ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही टॉपिक में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस करवाने से पहले मैं आप लोगों को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन
तो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, पहले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो ये कॉन्सेप्ट है इसको आपको ढंग से समझा देता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी सीख के आए हैं, पर चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट करवा दूं क्लियर आपको, उसके बाद ये करवाऊंगा और फिर दोनों में डिफरेंस, ताकि आप कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलो। क्लियर है स्टूडेंट? तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अच्छा इनका ना मतलब है ना वर्ड्स में ही छुपा होता है। पहला वर्ड्स होता है डेलीगेशन, मतलब होता है डेलीगेट। डेलीगेट यानी कि अपना काम किसी दूसरे को सौंपना, सौंपना, ठीक है ना। डेलीगेट का मतलब होता है सौंपना, सौंपना, ठीक है, सौंपना। ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब होता है स्टूडेंट पावर, ठीक है। तो पावर ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, किसी काम को करने की पावर देना, अथॉरिटी। तो इन में ही वर्क छुपा हुआ है कि पावर सौंपना, किसी दूसरे को पावर सौंपना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, हायरार्की होती है। जैसे सबसे ऊपर होता है मैनेजर, फिर उसके नीचे होगा जूनियर मैनेजर, ठीक है, या इस जूनियर मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर भी कहते हैं। फिर इसके नीचे होगा टीम लीडर, टीम लीडर के नीचे होगा सीनियर एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट के नीचे होगा एसोसिएट। ये कुछ पोस्ट है, कुछ लेवल है, ये आपको कंपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिल जाएगी। तो अब होता क्या है कि मैनेजर को सारा काम दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो डायरेक्टर्स होंगे या वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो किसको काम देंगे? मैनेजर को। अब मैनेजर वो काम किसको देगा? अपने असिस्टेंट मैनेजर को। किसको देगा? अपने असिस्टेंट मैनेजर को। तो अपना काम सौंप दिया इसने किसको करने के लिए? अपने असिस्टेंट मैनेजर को। इसको ही बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इस असिस्टेंट मैनेजर ने थोड़ा बहुत जो इसने काम दिया था, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज कर ली, और जो इसको लगी कि यार मेरे लिए नेसेसरी नहीं है करना, तो इसने वो किसको दे दी? टीएल को। किसको दे दी? टीएल को। तो ये भी क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वही बच्चों, ये टीम लीडर ने जो मतलब ठीक ठीक अपने लेवल का काम समझा वो करा, और जो इसे लगा कि भाई चलो नीचे वाला भी ये काम कर सकता है, तो इसने इसको सौंप दिया। उसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। ऐसे ही तो अपना काम, अपना काम, एक जो सुपीरियर होता है वो अपना काम अपने से जूनियर को, अपने से जूनियर को सौंप देता है। अब कोई सीनियर होता है वो अपने से अपना काम अपने से जूनियर वाले को सौंप देता है, उसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर आसान भाषा में कहूं तो डेलीगेशन मींस असाइनिंग वर्क टू देयर फर्स्ट सबॉर्डिनेट, ठीक है ना। कि अपने पहला जो सबसे क्लोज सबॉर्डिनेट है, ये नहीं कि मैनेजर इसको भी काम दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, नहीं बेटा, ठीक है। सिर्फ ये इसको ही काम दे सकता है, या ये इसको ही काम दे सकता है, ये इसको या ये इसको, समझ रहे हो ना। तो मैनेजर ने अपना काम एएम को दिया, असिस्टेंट मैनेजर को दिया, तो यही होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कि मतलब डेलीगेशन मींस क्या होता है? असाइनिंग वर्क टू देयर क्लोजेस्ट सब्सटीट्यूट या सबॉर्डिनेट है, टू प्रोवाइड पावर, ठीक है ना। उसको पावर दे देते हैं अपने क्लोजेस्ट, क्या होता है, सबॉर्डिनेट को पावर दे दी जाती है। तो उसको पावर मिल जाएगी काम करने की, और काम करने की पावर मिल जाएगी तो वो काम कर सकता है, ठीक है, अथॉरिटी दे देता है ये। तो इसको कैसे लिख सकते हो? इट मीन्स, इट मीन्स assigning work to their closest subordinates, subordinate, ठीक है। या इट मीन्स असाइनिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ डूइंग वर्क। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इट मीन्स असाइनिंग, असाइनिंग मतलब बांटना, ठीक है, असाइनिंग अथॉरिटी ऑफ डूइंग वर्क, ऑफ डूइंग वर्क
टू देयर क्लोजेस्ट सबऑर्डिनेट, या जूनियर भी लिख सकते हो कि भाई जो एक सुपीरियर है वो अपने जूनियर को कोई काम करने को सौंप रहा है, पावर सौंप रहा है, तो उसी को ही बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर है स्टूडेंट? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब समझ आया? जैसे कि मान लो आप कभी कोई, जैसे गर्मियों की छुट्टियां मिलती है, तो गर्मियों की छुट्टियां किसी बच्चे को मिली तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई आपने भाई कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न करना है, कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न करना है, और लिखा था राइट करना है। तो बच्चे ने सोचा यार लर्न करना इंपॉर्टेंट चीज है, लर्न करना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, समझना इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं समझ लेता हूं और लर्न कर लेता हूं। और सोचता है कि यार मेरे पास छुट्टियों के दिन कम बच रहे हैं, मेरे पास टाइम कम है, तो लिखने का काम अपने भाई को दे देता हूँ, वो लिख लेगा, छोटे भाई को काम दे देता हूँ, वो लिख लेगा। तो यानी कि उसने क्या करा, डेलीगेट कर दिया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो यही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है स्टूडेंट्स, कि एक सुपीरियर अपने जूनियर को कोई काम करने को सौंप रहा है, तो उसी को ही बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, अब डेलीगेट ये सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी नहीं करता, जब भी कोई किसी को कुछ काम सौंपता है ना स्टूडेंट, तो उस काम के साथ 3 चीज सौंप देता है, ठीक है ना। कौन कौन सी 3 चीज सौंप देता है ये हम लोग अभी ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, जब भी कोई किसी को कोई काम सौंप रहा है, आप भी किसी को कोई काम सौंपते हो, तो काम के साथ उसे 3 चीज और सौंप देते हो, ठीक है। आपने कभी इस चीज को नोटिस नहीं करा, लेकिन आप जब अब पढ़ोगे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो काम के साथ साथ जो 3 चीज सौंपते हो बेटा, उनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। या फिर क्वेश्चन बन जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। कौन से एलिमेंट होते हैं वो 3? वो 3 एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, अथॉरिटी, अथॉरिटी सौंपते हो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी, ये 3 एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन के, जो कि आप सौंपते हो जब भी अपने सबऑर्डिनेट को आप कोई काम दे रहे होते हो। क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, तो आपने इन तीनों का एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आएगा कंपोनेंट्स ऑफ डेलीगेशन, तो भी आप इन तीनों को ही वो करना है, या टाइप्स ऑफ डेलीगेशन, तो भी इनको ही आपने एक्सप्लेन करना है। क्लियर स्टूडेंट? अब ये तीनों एलिमेंट्स क्या है एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, पावर टू टेक एक्शन, पावर टू पावर टू टेक एक्शन रिगार्डिंग वर्क, रिगार्डिंग द वर्क, मतलब जो काम इसको सौंपा है, जो काम आपने सबऑर्डिनेट को सौंपा है, उस काम को लेकर उसके पास पूरी पावर होती है, वो कोई भी एक्शन ले सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? ये एक ऑब्लिगेशन है। क्या है? ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट, ठीक है, टू प्रॉपरली परफॉर्म द ड्यूटी। ये एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब है उसका उत्तरदायित्व है, ठीक है। ओबे करना है आपने, आपके सुपीरियर ने जो आपको काम दिया है आप उसको करने के लिए बाध्य हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है ना। आप अगर उस काम को नहीं करोगे तो जवाब आपसे ही मांगा जाएगा कि आपने क्यों नहीं करा। आप उसको काम को करने में पूरे मतलब ओबे हो। आप लिखते नहीं हो, एप्लीकेशन लिखते हो उसमें नीचे लिखते हो यूअर्स ओबीडियंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी, कि मतलब जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। ओबीडियंटली का मतलब क्या है कि जो आप, जैसे टीचर या प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो,
तो उसका मतलब होता है यूअर्स ओबीडियंटली का क्या मतलब, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यानी आज्ञाकारी, जो आप आज्ञा दोगे वो मैं करूंगा। इसका मतलब यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन है कि अगर आपका सुपीरियर आपको कोई काम दे रहा है तो आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी। यानी अगर आप किसी ने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दिया तो आपको उस चीज को करना ही पड़ेगा। और दूसरा तीसरा है बेटा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है बीइंग आंसरेबल। बीइंग आंसरेबल मतलब जवाबदेह। इसमें काम मिला, आपको काम करना है, और आंसरेबल। अब आपको, आप आंसरेबल हो अगर उस काम में कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है, अगर उस काम में कुछ गड़बड़ हुई तो उसका जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। अगर काम अच्छा हुआ तो शाबाशी भी आपको मिलेगी, और काम बुरा हुआ तो आप ही उस काम के जिम्मेदार होगे, आपको ही रीजन देना पड़ेगा कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। क्लियर स्टूडेंट? आई होप कि आप तीनों एलिमेंट्स का मतलब ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस और कर लेते हैं, इनको और डिफरेंस कर लेते हैं। अच्छा, अब अथॉरिटी। अथॉरिटी, ये पहला डिफरेंस तो मीनिंग ही आप लोग लिख लोगे। दूसरा डिफरेंस स्टूडेंट आप लिख सकते हो कि भाई जो ये अथॉरिटी या पावर है, तो पावर तो कई बार हो सकता है, जैसे मान लो मैंने किसी मॉनिटर को बोल दिया कि बेटा मैं थोड़ी देर क्लास से बाहर जा रहा हूं, आप थोड़ी देर खड़े हो जाओ। ठीक है, मैंने उसको अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अकाउंटेबिलिटी दे दी कि भाई आपके पास पावर है, कोई बच्चा अगर खड़ा हो तो आप उसे डांट सकते हो, आप उसे धमका सकते हो, बैठा सकते हो उसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब उसे करना ही पड़ेगा ये काम। अकाउंटेबिलिटी मतलब कल अब आऊंगा मैं, अगर क्लास में शोर हुआ तो मैं उस बच्चे से पूछूंगा भाई शोर क्यों हुआ, ठीक है ना, और मैं किसी से नहीं पूछूंगा, उस बच्चे से पूछूंगा शोर क्यों हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी दे दी। ठीक है, अब क्या है कि ये जो अथॉरिटी है, पावर, हो सकता है वो मॉनिटर किसी दूसरे बच्चे को बोल दे यार मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, या मैं, मेरा मूड नहीं है, सर ने ऐसे ही खड़ा कर दिया, एक काम कर तू खड़ा होकर देख ले। तो ये जो अथॉरिटी है, इसको तो वो किसी और को भी दे सकता है, कैन बी डेलीगेट, ठीक है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो हाँ थोड़ा बहुत कर सकता है, कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। ठीक है ना, जैसे मान लो थोड़ा बहुत कहने का मतलब है कि सारी नहीं दे सकता, मतलब मतलब वो आया, जब मैं आया तो मैंने देखा कि भाई वो नहीं खड़ा, कोई और बच्चा खड़ा है, ठीक है, तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई तूने काम क्यों नहीं करा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी थी, मैंने तुम्हें बोला था, उस बच्चे को नहीं बोला था। ठीक है ना, लेकिन वो बोलेगा सर मेरे सर में दर्द था इसलिए मैंने इसको खड़ा कर दिया था। यानी कि ये तो डेलीगेट कुछ हद तक कर सकता है, मतलब सारी भी नहीं, कैन नॉट एंटायरली डेलीगेट, मतलब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे पे नहीं डाल देगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधे पे भी रहेगी। और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाब दे, जवाब तो मैं उस बच्चे से ही मांगूंगा जिसको मैं खड़ा करके गया था, भले ही वो अपनी जगह किसी और स्टूडेंट को खड़ा कर दे। कैन नॉट बी डेलीगेट, ये तो थोड़ा स्तर पे भी किसी और को नहीं दी जा सकती है, ये तो पूरी तरह से ही किसको करनी पड़ेगी, उसी सबऑर्डिनेट को करनी पड़ेगी जिसको असल में काम मिला है। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, अब क्या है, ये बहुत जरूरी है, इनका फ्लो बहुत जरूरी है। ये फ्लो होती है, ये कहां से कहां मिलती है थ्योरिटी, फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, जैसा कि मैंने अभी बताया, डाउनवर्ड सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर टू सब ऑर्डिनेट, मतलब एक बॉस जो है वो अपने जूनियर को काम दे रहा है, यानी फ्लो डाउनवर्ड। ठीक है बेटा, ये जो फ्लो करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फ्लो करेगी, ठीक है, और या अकाउंटेबिलिटी जो फ्लो करेगी, ये दोनों अपवर्ड फ्लो करेगी। आप मतलब समझ रहे हो ना स्टूडेंट, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेह नीचे वाला अपने ऊपर वाले के होगा, या आंसरेबिलिटी वो नीचे वाला अपने ऊपर वाले के होगा, ऊपर वाला नीचे वाले को नहीं होगा। ऊपर फ्लो डाउनवर्ड का मतलब है कि ऊपर वाला नीचे वाले को काम सौंप सकता है, डाउनवर्ड का मतलब ये है। और अपवर्ड का मतलब कि भाई नीचे वाला सबऑर्डिनेट जो है, सबऑर्डिनेट
वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? सुपीरियर को। सबॉर्डिनेट जो है वो किसको आंसरेबल है? अपने सुपीरियर को। क्लियर है स्टूडेंट? यानी कि ये जो अथॉरिटी है ये फ्लो डाउनवर्ड्स, ठीक है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों ही फ्लो अपवर्ड। क्लियर है स्टूडेंट? आपको बात समझ में आ गई है? आई होप कि तीनों आपको एलिमेंट ढंग से क्लियर हो चुके हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट मैं आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंस करवाने जा रहा हूं डेलीगेशन के, जो कि आप कर लो, एक छोटा सा टॉपिक है, और फिर ये अपना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो जाएगा। फिर कल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ज्यादा काम नहीं रहेगा। कल आई होप कि लास्ट टॉपिक हो वो हमारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, और वो खत्म करने के बाद अपना ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि चैनल को ढंग से सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर कभी आपको लिंक नहीं भी मिल पाए किसी कारण, आपकी वजह से आप कभी डिलीट मार दो ग्रुप में से मैसेज, या किसी वजह से आपको नहीं मिल पाए, तो सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है चैनल तो आपको पॉपअप हो जाएगा मैसेज कि भाई इस चैनल पर वीडियो आई है, तो आपको ध्यान आ जाएगा और आप देख लो। या फिर सब्सक्राइब से ये भी फायदा है कि आप इन फ्यूचर कभी अगर किसी लेक्चर में डाउट है, या कभी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, धुंधला धुंधला सा याद है, तो आप जाके उस चैनल में हर एक वीडियो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये फायदा होता है सब्सक्राइब करने का, तो सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, delegation of authority, importance of delegation of authority। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये कर लेते हैं। पहला तो है कि अगर काम को भाई ऐसे बांट देते हैं, मैनेजर इंपॉर्टेंट काम खुद करता है और थोड़ा सा नीचे वालों को दे देता है, फिर नीचे वाला वो अपना इंपॉर्टेंट काम करता है अपने नीचे वाले को दे देता है, तो इससे क्या होता है? काम का बंटवारा हो जाता है, और काम का बंटवारा सब थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, अपना ढंग से करेंगे, तो मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम करेगी, अच्छे ढंग से काम करेगी, ठीक है। बी इंपॉर्टेंस है कि इससे क्या होगा? हर आदमी अपना स्पेसिफिक होगा और हर आदमी एक्सपर्ट होगा अपने काम में, और एम्प्लॉय को अच्छा भी लगेगा कि देखो यार मेरा जो बॉस है वो मुझे काम करने को दे रहा है। होता है ना कई बार कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, या कभी आप देखो कोई बड़ा काम कर रहा हो और हम घर पर हो या हम हो, तो अब तो खैर आप काम चोर हो गए हो, आपका मन नहीं करता बिल्कुल भी काम करने का, लेकिन कभी ऐसा होता भी होगा कि आप कहीं बाहर हो, ठीक है, सब लोग काम कर रहे हो, आपको कोई काम नहीं दे रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगता, यार मेरे को काम नहीं दे रहा, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है, डेलीगेशन में काम दिया जा रहा है, तो हर आदमी मोटिवेट रहेगा कि हाँ यार मैं भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं, मेरे को भी इंपॉर्टेंट काम दिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट भी होगी, एम्प्लॉय काम करेंगे जितना उतना ही डेवलप होंगे, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ठीक है। और क्या होगा? और आप इसमें लिख सकते हो आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा एक दूसरे से, ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन, या और भी लिख सकते हो इंक्रीज ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद तो आप दिल खोलकर झूठ बोल सकते हो मेरी भाषा में, मैं अब बच्चे तुम लोग हंसोगे, मतलब कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगते हैं वो लिखो स्टार्टिंग में 4-5, उसके बाद आप दिल खोल के झूठ बोल सकते हो, इंक्रीजिंग ग्रोथ, इंक्रीजिंग प्रॉफिट, ठीक है, और भाई इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये सब आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है मार्क्स पे। अच्छा, ये ट्रिक्स तो आप सबको पता ही है कि आपने जो भी बिजनेस स्टडीज हो या इकोनॉमिक्स हो, दोनों के अंदर अपना आंसर ऐसे अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अगर यही इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन मार्क्स 1 नंबर का है तो 1 पॉइंट लिख दो, 2 का है 2 लिख दो, 3 का है 3 लिख दो, 6 का है तो 5-6 पॉइंट लिख दो, ठीक है ना।
ऐसे एलिमेंट है, एलिमेंट्स 3 नंबर में आए तो सिर्फ तीनों के बारे में अब मीनिंग लिख दो तीनों का। अगर है वही एलिमेंट्स 6 नंबर में आए तो तीनों का मीनिंग भी लिख दो और ये डिफरेंस भी कर दो, तो फुल मार्क्स आएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये कुछ ट्रिक्स होती है बेटा, हमें कॉन्सेप्ट समझने के अलावा हमें एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन लिखने कैसे हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ें, इसे समझें, कुछ ना समझ में आए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या आप चैनल पे ही कमेंट कर दें। कमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप लोग ग्रुप पे मैसेज डाल दें या मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर लें। ठीक है, आपका डेफिनेटली मैं रिजोल्व करूंगा इशू। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ बेटा अपना ये काम करके रखिए नेक्स्ट लेक्चर तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।